आज की वीडियो में हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित दूसरा वीडियो पर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पुष्प के मादा भाग का संरचना देखेंगे और मादा भाग में कैसे युग्मक का निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्प की मादा जनन अंग। पुष्प के मादा जनन अंग को कहते क्या है? तो स्त्री केसर। पुष्प के मादा जनन भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है गायनोसियम। इसी को कहते हैं कार्पेल। इसी को कहते हैं पिस्टिल। तो ये सब नाम याद रखना है। अब स्त्री केसर है तो 3 भागों से बना होता है। 3 भागों से बना होता है। सबसे पहला ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा भी कहते हैं। दूसरा ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वर्तिका, जिसको स्टाइल बोला जाता है। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, ये फूला हुआ पार्ट, इसको कहते हैं अंडाशय। इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। यानी स्त्री केसर जो होता है 3 भाग से बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वर्तिका जो है वो पराग कणों को स्थिर रखने का काम करता है और इसी पर परागकण पहुंचता है। यानी पराग कण का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है और यही परागकण अपने पुष्प का है, अपने जाति का है या नहीं है, इसकी पहचान करता है। यानी परागकण की पहचान भी करता है। तो ये याद रखना है कि ये जो वर्तिकाग्र है यही है जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ परागकण है। परागकण इसी पर आकर रुकता है और दूसरा परागकण की पहचान भी करता है। अगर परागकण सेम स्पीशीज का होता है तो उसे पराग नली बनाने के लिए आगे की ओर अग्रसित करता है। वर्तिका जो है इसकी सहायता से पराग नली आगे बढ़ती है। और अंडाशय में पाई जाती है क्या? अंडाशय में पाई जाती है बीजांड। तो अंडाशय में ही क्या पाई जाती है? बीजांड। और बीजांड में ही क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन होता है। निषेचन क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसी में होता है भ्रूणकोश, जिसे मादा युग्मकोद्भिद बोला जाता है। भ्रूणकोश के बाद जब निषेचन हो जाता है तो भ्रूणपोष बनता है, जो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो निषेचन इसमें होगा, भ्रूणकोश का निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा किसमें? बीजांड में। और बीजांड निषेचन के बाद बदल जाता है किसमें? बीज में। तो ये सब देखेंगे आगे बीज कैसे बनता है, लेकिन अभी हम लोग अंडाशय की बात कर रहे हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पौधों में क्या होता है? एक अंडाशय होता है। एक अंडाशय या स्त्री केसर एक होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, एक अंडाशय हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो इसे कहते हैं क्या? मोनोकार्पिल। मोनोकार्पिलरी पुष्प। और एक से ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं मल्टी कार्पिलरी पुष्प। ऐसा होता है तो इसे कहते हैं क्या? एक से ज़्यादा। तो इसको कहते हैं क्या?
मल्टी कार्पिलरी। पुष्प। लेकिन मल्टी कार्पिलरी भी दो तरह का होता है। अब यहाँ पर ये है मल्टी कार्पिलरी दो तरह का होता है। पहला नंबर है व्युत्तांडपी। व्युत्तांडपी मतलब होता है अलग अलग, जैसे कि ये है कमल का फूल, फिर होता है गुलाब का। ये सब में जब देखेंगे तो ये पुष्पासन हो गया, और यहाँ पर अंडाशय है। अंडाशय सभी का अलग अलग रहता है, जुड़ा हुआ नहीं होगा, इस तरह का होगा स्ट्रक्चर, इस तरह का होता है। तो इसको कहते हैं व्युत्तांडपी, यानी इसका डेफिनेशन 12th में पूछा जाता है। वैसा पुष्प जिसमें एक से अधिक अंडाशय हो तथा सभी एक दूसरे से अलग अलग हो। एक से अधिक अंडाशय हो और अंडाशय क्या हो, स्वतंत्र हो, तो उसे कहते हैं क्या, व्युत्तांडपी। उदाहरण एग्जाम्पल बोलेगा तो कमल का फूल, गुलाब का। दूसरा है युक्तांडपी। युक्तांडपी को कहा जाता है संयुक्तांडपी भी। ऐसा पुष्प जिसमें एक से अधिक अंडाशय हो परंतु सभी का एक से अधिक अंडाशय हो या स्त्री केसर हो और सभी का अंडाशय फ्यूज है, जैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा। सभी का अंडाशय फ्यूज हो एक दूसरे से, तो इस तरह का अगर रहता है तो इसको कहते हैं क्या, युक्तांडपी या संयुक्तांडपी। एपोक्सिन कार्पस कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल कौन होता है, अफीम, पैपावर का, ये जुड़ा हुआ है। इसमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी का फिगर ये जो होता है संयुक्तांडपी होता है, ये संयुक्तांडपी का एग्जाम्पल है। और माइजेलिया का जो है ये वाला जो है वो क्या है, ये बहुवर्णपी है लेकिन व्युत्तांडपी है, अलग अलग होता है, सबका अंडाशय क्या है, अलग अलग है। तो अगर अलग अलग है तो इसको कहते हैं व्युत्तांडपी यानी एपोकार्पस, और अगर जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस यानी संयुक्तांडपी। अब देखते हैं बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना देखेंगे तो बीजांड होता कहाँ है, पहले ये देखना। तो बीजांड होता है किसके, अंडाशय में, अंडाशय में पाया जाता है। अब अंडाशय में होता है तो कैसे देखेंगे कि ये हो गया अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर जब देखेंगे तो एक संरचना होगा, ये इसी को बोला जाता है क्या, बीजांड बोला जाता है। ये हो गया। अब इस संरचना में देखेंगे कि कौन सा पार्ट कैसा होता है। तो देखिए ये है अंडाशय, अंडाशय जो निषेचन के बाद फल बन जाएगा। इसके बाद ये है बीजांड जो निषेचन के बाद बीज बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। अब क्वेश्चन देता है कि अंडाशय के कौन से भाग से बीजांड जुड़ा रहता है। तो बीजांड यहाँ जुड़ा हुआ है और इसको कहा जाता है अपरा, जिसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं। फिर अपरा हो गया किसका, अंडाशय का भाग। तो अपरा के ऊपर, और ये बीजांड है। जैसे मनुष्य में प्लेसेंटा होता है और अंदर में भ्रूण होता है, तो बीच में एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उसी प्रकार से इसमें होता है, इसको कहते हैं बीजांड वृंत, बीजांड वृंत कहा जाता है। और बीजांड वृंत जैसे मनुष्य में नाभि में जुड़ा रहता है, उसी प्रकार से इसमें बीजांड वृंत जाकर के जुड़ा हुआ रहता है, जिसको कहा जाता है नाभिका, नाभिका, हाइलम बोला जाता है इंग्लिश में। अब ये पूरा बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर कवर होता है, इसको कहा जाता है अध्यावरण, इंटेगुमेंट बोलते हैं इसको, इंटेगुमेंट। इसके बाद इंटेगुमेंट के अंदर जो सेल भरा पड़ा है, इंटेगुमेंट के अंदर जो सेल भरा हुआ है, ये वाला सेल, ये सेल का समूह होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। इस कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है
बीजांडकाय, बीजांडकाय, जिसको न्यूसिलस भी बोला जाता है, न्यूसिलस। और जहाँ पर भी ये अध्यावरण नहीं होता है उसको कहा जाता है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है। और बीजांड द्वार के अपोजिट में ये जो भाग है इसको कहा जाता है निभाग यानी चलैजा एंड, निभाग यानी चलाजा बोला जाता है। तो ये होता है बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना। और बीजांड को ही कहा जाता है क्या, गुरु बीजाणुधानी। तो अगर 12th में क्वेश्चन देता है बीजांड का संरचना बनाए तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। यह है बीजांड, ये दोनों होता है क्या, अध्यावरण। ये होता है बीजांड वृंत, ये होता है निभाग, नाभिका, नाभिका, ये होता है बीजांडकाय, ये होता है बीजांड द्वार, ये होता है निभाग। तो ये होता है बीजांड का संरचना। इसी को गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। गुरु बीजाणुधानी क्या है, तो वैसा थैलानुमा संरचना, धानी मीन्स होता है थैला, ऐसा थैलानुमा संरचना जिसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होगा उसे गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अब होगा कैसे उसको देखते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन होगा कैसे ये देखना है। होता यह है कि बीजांड के भीतर, बीजांड जो होता है वो द्विगुणित होता है। बीजांड के भीतर कोशिका है जिसमें पाया जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, बीजांडकाय, बीजांडकाय, ये भी होता है द्विगुणित। इस बीजांडकाय के अंदर में होता है एक कोशिका जिसको बोलते हैं प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका, इंग्लिश में आर्कियोस्पोरियल सेल बोलते हैं, ये भी 2n होता है। और इसमें होता क्या है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, विभाजन से बनता है दो कोशिका, एक को बोलते हैं भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका, और एक ये भी 2n है, और दूसरा बनता है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्रथम बीजाणु जनन कोशिका, ये भी 2n होता है, द्विगुणित होता है। तो पहला पॉइंट, गुरु बीजाणु जनन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन के द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु बनता है, उसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये था परिभाषा। बनेगा कैसे, बीजांड होता है, बीजांड के अंदर बीजांडकाय है, बीजांडकाय में होता है प्रपरासु कोशिका, प्रपरासु कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, दो कोशिका बनता है भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब कैसे बनेगा प्रथम बीजाणु जनन कोशिका से, उसके बारे में देखते हैं। अब होगा क्या, इसमें है प्रथम बीजाणु जनन कोशिका,
ये कोशिका कैसा था 2n, ये थोड़ा बड़ा होगा और बन जाएगा गुरु बीजाणु मातृकोशिका। मातृकोशिका इसी को कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल MMC। इसमें होगा क्या, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, और पता होगा अर्धसूत्री विभाजन से बनता है 4 कोशिका। तो 4 कोशिका बनता है इस तरह का ये बंदा। ये चारों, इसको कहा जाता है क्या, गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु ये कैसा बना, आगुणित, N होता है, आगुणित होता है। अब क्या होगा, ये 3 जो है नीचे वाला, ये जैसे बीजांड है, इस बीजांड में 4 कोशिका बना। 4 में से ये जो नीचे वाला 3 कोशिका है, नीचे वाला 3 कोशिका, ये 3 कोशिका नष्ट हो जाता है। 3 कोशिका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और बचा एक, इसको कहा जाता है क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्रियाशील गुरु बीजाणु, और इसी से भ्रूण कोश का निर्माण होगा। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु बन गया। ये कैसा है, N है। अब एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है, अब इससे होगा क्या, यहाँ पर बचा कौन, क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये कैसा है, N, आगुणित है। अब क्या होगा, ये वृद्धि करेगा। वृद्धि करेगा तो साइज होगा बड़ा। वृद्धि करने के बाद इसके केंद्रक में विभाजन होगा, किसके द्वारा, समसूत्री। जब विभाजन होगा तो इसमें केंद्रक बन गया कितना, 2। फिर होगा लगातार विभाजन होगा, और विभाजन से बनेगा 2 से 4, 4 से 8 कोशिका बना। अब इस 8 कोशिका से, 8 कोशिका में क्या होगा, 3 कोशिका ऊपर चला जाएगा, 3 कोशिका नीचे चला जाएगा, और 2 केंद्रक नीचे रह जाएगा। केंद्रक ऊपर चला जाता है, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में। जो ऊपर जाता है वो कोशिका बना लेता है, जिसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका, और नीचे में होता है अंड समुच्च, और बीच में होता है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक बोला जाता है। यही होता है, इसी संरचना को कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। अब ये कितने गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु से बना, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, इसलिए इसे कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये क्या हो सकता है, वह प्रक्रिया जिसमें एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब क्या है, भ्रूण कोश की संरचना जब देखेंगे, तो संरचना अगर देखा जाए तो कैसा होगा, इसमें जब संरचना को देख रहे हैं तो इसमें बोले क्या, 3 कोशिका ऊपर गया, 3 केंद्रक ऊपर गया, 3 कोशिका का निर्माण किया।
3 नीचे गया, ये बन गया। और इसमें हुआ क्या, इसमें 3 कोशिका तो ऊपर गया, 3 केंद्रक और कोशिका बनाया जिसे कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका जो NN होता है, 3 होता है कोशिका। उसके बाद 3 केंद्रक बीच में रह गया, कोशिका नहीं बना पाया, ये केंद्रक रह गया। ये सबसे बड़ा कोशिका बनाता है इस तरह का, ये कोशिका ये इसका हो गया। तो इस तरह का जो कोशिका हुआ, सबसे बड़ा कोशिका भ्रूण कोशिका होगा, जिसको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, या इसी को द्वितीयक केंद्रक भी बोला जाता है। और नीचे 3 गया, जिसमें से 2 जो होता है ये, इसको बोलते हैं सहायक सिनर्जिड कोशिका, और एक होता है अंड कोशिका। अंड कोशिका ये तीनों को दोनों, ये 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका मिलकर के बनाता है अंड समुच्च। तो ये था भ्रूण कोश की संरचना। भ्रूण कोश की संरचना को बिहार बोर्ड 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, संरचना कभी कभी देता है। तो याद रखना है कि भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ध्रुवीय कोशिका, ये ध्रुवीय केंद्रक में, जिसमें होता है 2 केंद्रक होता है, और 2 केंद्रक मतलब 1 N, यानी होता है कैसा 2N होता है। अंड कोशिका कैसा N, और इसमें एक अंड कोशिका होता है, इसलिए भ्रूण कोश को कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद, युग्मक नहीं युग्मकोद्भिद, क्योंकि इसमें युग्मक पाया जाता है जिसको कहते हैं अंड कोशिका। क्वेश्चन देगा अंड समुच्च किससे बना है, तो 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका से। प्रतिमुखी कोशिका में कितने के कोशिका होते हैं, 3। ध्रुवीय कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं, 2। तो इस तरह का क्वेश्चन देगा। अब क्वेश्चन देगा भ्रूण कोश, एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितने कोशिका होती है, तो 7 कोशिका। बोलेगा कितना केंद्रक होता है, तो 8 केंद्रक। तो ये याद रखना है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। अब यहाँ दिया हुआ अंड समुच्च, तो कहेगा अंड समुच्च क्या होता है, तो भ्रूण कोश के बीजांड द्वारीय भाग के तरफ पाई जाने वाली संरचना को अंड समुच्च कहते हैं, या अंडोपकरण कहते हैं, जिसमें 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया अंड समुच्च किधर होता है, तो याद रखना है बीजांड द्वारीय भाग में। कितनी कोशिका होती है, 3 कोशिका। कितने सहायक कोशिका होती है, 2। कितना अंड कोशिका होता है, 1। तो ये होता है क्वेश्चन। निषेचन कहाँ होगा, तो जहाँ अंड कोशिका होगा वहीं से नर भाग जुड़ेगा, तो निषेचन भी कहाँ होगा, बीजांड द्वारीय भाग पर। अगला है प्रतिमुखी कोशिका। तो प्रतिमुखी कहाँ कोशिका होती है, प्रतिमुखी कोशिका होती है ऊपर, इसी को कहते हैं प्रतिमुखी। तो प्रतिमुखी कोशिका में 3 कितना कोशिका, 3 कोशिका। 3 कोशिका, प्रत्येक कोशिका कैसा होता है, आगुणित होता है, आगुणित होता है, ये ध्यान रखना है। अगला है केंद्रकीय कोशिका। केंद्रकीय कोशिका में केंद्रक कितना होता है, N+N यानी 2N होता है। इसी को कहा जाता है क्या, ध्रुवीय कोशिका भी बोला जाता है।
ध्रुवीय कोशिका, इसी को बोला जाता है द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है, द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। इसी के साथ त्रिसंलयन होगा। अब क्या होता है ये पढ़ेंगे, त्रिसंलयन होता है। अब ये त्रिसंलयन क्या है ये आगे पढ़ेंगे केंद्रीय कोशिका से। तो ये था मादा जनन अंग की संरचना। एक बार भ्रूण कोश की संरचना को, बीजांड की संरचना को एक बार फिर से बना देता हूँ। अगर बोलेगा कि मादा भाग का चित्र बनाए, मादा भाग, तो मादा भाग का चित्र किस तरह का बनेगा, इस तरह का। ये हो गया। ये कौन सा भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ये क्या है, वर्तिका। और नीचे क्या होता है, अंडाशय। लेकिन अगर बोलेगा बीजांड का चित्र बनाए, बीजांड यानी कि लघु बीजाणु गुरु बीजाणुधानी का, तो इसमें कैसे बनेगा, इस तरह का। ये हो गया मादा भाग। इसके अंदर में बनेगा इस तरह का संरचना, इस तरह का। ये हो गया बीजांड। और अगर बोला जाए कि भ्रूण कोश की संरचना बनाइए, भ्रूण कोश, तो इसके अंदर में बनेगा भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश की संरचना बनाएंगे तो इस तरह का संरचना बनेगा। इसमें से 3 कोशिका ऊपर रहता है जिसको बोलते हैं क्या, प्रतिमुखी, एंटीपोडल सेल। 2 केंद्रक नीचे बीच में होता है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक या कोशिका। और 3 कोशिका नीचे होता है जिसमें 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका। दोनों मिलकर के बनाता है क्या, अंड समुच्चय। ये था मादा जनन भाग। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा, किस तरह का ये नर युग्मक यानी परागकण मादा भाग पर पहुंचेगा और फिर निषेचन के बाद क्या बनेगा, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।